हाय एवरीवन, आज जो है एनसीईआरटी का लास्ट लेक्चर है। जो भी बचा हुआ है सब पढ़ा देंगे आज। न्यूक्लियस तक हम आपको बोर्ड पे पढ़ा चुके थे, एनसीईआरटी से उसको कराना था, तो हम लोग सेल इन्वेलप भी नहीं पढ़ाए थे, तो उसको भी अभी हम लोग कर देते हैं। ठीक है, तो सेल इन्वेलप जो है होता किस में है, तो ज्यादातर प्रोकैरियोट में। ठीक है, ऊपर में लिखा हुआ ना, मोस्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल पार्टिकुलरली बैक्टीरियल सेल। ज्यादातर कौन से सेल में, बैक्टीरियल सेल में। ठीक है, कुछ केमिकल के बने हुए इन्वेलप होते हैं, मतलब जैसे प्रोकैरियोट का बाहर का मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर कुछ स्पेशल लेयर होगा, उसी को सेल इन्वेलप बोलते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है हम लोग पढ़ते हैं। सेल इन्वेलप क्या क्या होता है, टाइटली बाउंडेड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, 3 लेयर का होता है। सोच लीजिए कितना मजबूत होगा, 3 लेयर का। ठीक है, आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, कौन सा, ग्लाइकोकैलिक्स, इस वर्ड को याद रखिएगा। ठीक है, ये स्टिकी नेचर का होता है, मतलब स्टिकी मतलब होता है चिपचिपा, चिपकने वाला। ठीक है, स्टिकी नेचर का। बाय द सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद सेल वॉल, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। 3 लेयर हो गया ना, काफी मोटा। ठीक है, तो सब लेयर का अपना अपना काम होगा। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स का अपना काम होगा, सेल वॉल का अपना काम होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अपना काम होता है, लेकिन सब मिलकर एक प्रोटेक्टिव यूनिट बनाते हैं ना। जैसे हमारे देश की सेना में लीजिए, 3 सेना है, थल सेना, जल सेना, वायुसेना, लेकिन तीनों का काम जो है, फंक्शन अलग है, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना कंट्री को। वही है इसका भी है, तीनों का अलग अलग काम है, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, उसको प्रोटेक्ट रखना। ठीक है, ऑल्दो ईच लेयर इन्वेलप परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन, दे एक्ट टुगेदर ए सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। कौन सा, सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट बनाता है। ठीक है, चलिए, बैक्टीरिया कैन क्लासिफाइड टू ग्रुप। देखिए, उसके सेल इन्वेलप जो होता है ना, वो 2 टाइप का होता है। एक पे स्टैंड, यानी वो जो चमकीला दिखता है, और एक नहीं होता है। तो जो दिखता है उसको पॉजिटिव बोलते हैं, जो जिस पे नहीं दिखता है उसको नेगेटिव बोलते हैं। और इसके बारे में बाकी डिटेल हम लोग जब बैक्टीरिया के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, तब हम आपको अच्छे से बता देंगे। ठीक है, डीजी चैप्टर में पढ़ेंगे ना, तो हमको अच्छे से बता देंगे। एनसीईआरटी में उतना नहीं है, हम आपको बोर्ड पे बता देंगे। ठीक है, चलिए, एंड मैनर व्हिच दे रिस्पॉन्ड स्टेनिंग प्रोड्यूसर डेवलप्ड बाय ग्राम। उसको किस चीज से बोलते हैं, ग्राम। जो स्टेन प्रोवाइड करता है उसको किस चीज से हम लोग डिनोट करते हैं, ग्राम से। ठीक है, दोज टेक अप स्टेन ग्राम पॉजिटिव, अदर डू नॉट कॉल्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। समझ में आ गया इतना। चलिए, लेकिन ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है, अलग अलग बैक्टीरिया में अलग कंपोजिशन का होता है, मोटाई अलग होता है, तो क्योंकि बैक्टीरिया पे डिपेंड करता है कैसा होगा। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। अलग अलग बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स का कंपोजिशन अलग होता है, और मोटाई भी अलग होता है, थिकनेस। ठीक है, चलिए, इट कुड बी लूज शीट कॉल्ड स्लिम लेयर। अगर वो पतला है तो बोलेंगे स्लिम लेयर, और मोटा है तो उसको कैप्सूल। सम व्हाइल अदर मे बी थिक टफ कॉल्ड कैप्सूल। क्या बोलते हैं उसको, कैप्सूल। ठीक है, पतला है तो क्या बोलेंगे, स्लिम लेयर, याद रखिएगा, स्लिम लेयर, और मोटा है तो कैप्सूल। किसका, ग्लाइकोकैलिक्स का। ठीक है, द सेल वॉल डिटरमाइन शेप ऑफ द सेल, प्रोवाइड ऑल्दो एक्सटर्नल सपोर्ट, प्रिवेंट बैक्टीरियम फ्रॉम ब्रस्टिंग और कोलैप्सिंग। देखिए, सेल वॉल सबसे बाहर रहेगा, तो सेल को जो है स्ट्रक्चर वही प्रोवाइड करेगा ना, जैसा सेल वॉल रहेगा उसी तरह का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो सेल वॉल इनमें रोल करता है, तो ये इसको प्रिवेंट करता है, किससे, ब्रस्ट यानी फटने से और कोलैप्स करने से। ठीक है, कोलैप्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल इन नेचर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है, सेलेक्टिव परमेबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाए थे तो बताए थे ना, कि ये सेलेक्ट करके जाने देता है, ऐसा नहीं है कि सबको जाने दे देगा, जिसको सेलेक्ट करेगा वही इसको पार कर पाएगा। ठीक है, चलिए, इंटरेक्ट विद आउटसाइड वॉल, बाहर ये रहेगा तो आउटसाइड वॉल से इंटरेक्ट यही करेगा। ठीक है, क्योंकि अगर सेल वॉल है तो सेल वॉल भी तो सबको आने जाने दे देता है, तो सेल वॉल तो कोई है नहीं, सेल वॉल तो सबको आने दे ही दिया, तो इंटरेक्ट फाइनली कौन करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वही ना डिसाइड करता है कौन आएगा कौन जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बाहर से सेल वॉल है, अंदर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो सेल वॉल को सब पार कर गया, तो अल्टीमेटली किसके पास आया, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे मिल ही लेगा, क्योंकि सेल वॉल किसी को रोक नहीं रहा है। ठीक है, तो आउटसाइड वॉल से कौन कंडक्टर आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चर दैट ऑफ यूकैरियोट, मतलब जैसा प्रोकैरियोट में होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेम टू सेम यूकैरियोट में भी होता है। ठीक है, चलिए, अब क्या लिखा हुआ है, ए स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज द मेसोसोम। बता रहा है कि एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं मेसोसोम। ठीक है, ये तो हम हिंदी कर दिए, आगे समझाते हैं क्या होता है। which formed by the extension of plasma membrane into the cell. The extension are informed of vesicle, tubule and lamella. आपको टिब्यूल बताए थे ना, वेजिकल टिब्यूल सब कहाँ बताए थे ना, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसी पे ऐसे ट्यूब रहता है और इसी पे वेजिकल ऐसे लगा होता है। ठीक है, तो ये जब वेजिकल कट के जाता है तो कहाँ जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर से है तो इसमें वेजिकल चिपक गया, बाहर से इसका मटेरियल निकल गया, और ये जो मेम्ब्रेन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है,
उसी से ये क्या बनता है, मीजोसोम। अब समझ में आया, हिंदी करने से तो समझ में नहीं आया होगा, अब आ गया होगा, ठीक है। देखिए हम आपको ये सेल इन्वेलप इसीलिए छोड़ दिए थे क्योंकि नीचे देखिए आपको मिलेगा फ्लैजेला, देखिए यहाँ पे मिला है ना फ्लैजेला। फ्लैजेला जो है आगे अब अभी पढ़िएगा कुछ दिनों तो मिलेगा, बोर्ड पे पढ़ा दिए होंगे। तो फ्लैजेला का इंटरनल स्ट्रक्चर जब तक नहीं समझिएगा तब तक फ्लैजेला समझ में नहीं आएगा। अभी हम पढ़ देंगे आगे, वैसे बोर्ड पे पढ़ा दिए इसलिए अभी पढ़ा देंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको छोड़ दिए थे। आप लोगों को लगता होगा लाइन मतलब पहले ये टॉपिक आया फिर वो, तो एनसीईआरटी में जिस तरीके से वैसे पढ़िएगा तो वो रीडिंग करना हो गया। तो रीडिंग करना होगा तो हम पहला लाइन से स्टार्ट करते लास्ट लाइन तक पढ़ा देते, लेकिन समझा के पढ़ाने में कौन सा टॉपिक के बाद कौन सा समझ में आएगा ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो हम उस हिसाब से आपको पढ़ाए हैं। तो समझने के लिए ऐसे पढ़िए और फिर जब पूरा समझ जाइएगा तो वो आंसर डाल देंगे, आप पूरा एक लाइन में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्या लिखा हुआ है ये तो समझ में आ गया। मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है कौन सा, म्यूजियम, जो बनता किसी से है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से। तो जो एक्सटेंशन किसका होता है, वेसिकल ट्यूब्यूल लैमेला का, ठीक है। समझ में आ गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स पढ़ाए होंगे वहां देख लीजिएगा, अभी समझ में नहीं आया तो। दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, ये किस में हेल्प करता है म्यूजियम, सेल वॉल फॉर्मेशन में। अच्छे से याद रखिएगा, पूछेगा, देखिए आप समझ लीजिएगा कि लैमेला ट्यूब्यूल सब हेल्प करता है, नहीं, आप पूरा लाइन पढ़िए तब समझ आएगा। दे हेल्प इन सेलुलर फॉर्मेशन, कौन हेल्प करता है, मीजोसोम, मीजोसोम का बात करें, ठीक है। डीएनए रिप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल, यही हेल्प करता है मीजोसोम, किसमें, डीएनए रिप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल। मतलब डीएनए का रिप्लिकेशन, एक डीएनए है ना, उससे दो बनाएगा, ठीक है, दो बनाएगा और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी करेगा डॉटर सेल में। डॉटर सेल जो डिवीजन से बनेगा, जो सेल बनता है उसको डॉटर सेल बोलते हैं, उसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन भी करेगा। They also help in respiration secretion process to increase surface area of plasma membrane and enzymatic content। देखिए ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा और क्या करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बढ़ाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो है सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा और ये जो है सिक्रीशन करता है, रेस्पिरेशन भी करता है और इसमें भी एंजाइम भरे होते हैं, ऐसे है म्यूजियम जिसके अंदर क्या होता है, एंजाइम भरे होते हैं, ठीक है। चलिए, सम प्रोकैरियोट लाइक साइनोबैक्टीरिया दे अनदर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कॉल्ड साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमैटोफोर व्हिच कंटेन पिगमेंट। कुछ लेकिन प्रोकैरियोट में जैसे साइनोबैक्टीरिया, क्या चीज है ये, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। तो इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं क्रोमैटोफोर। तो क्रोमैटो से आपको लग रहा होगा कि ये कलर देगा, तो पिगमेंट होता है, इसके अंदर क्या होता है, पिगमेंट, ठीक है। बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल, मोटाइल मतलब होता है चलने वाला, नॉन मोटाइल मतलब नहीं चलने वाला, ठीक है, मूवमेंट करने वाला और नॉन मूवमेंट, ठीक है। चलिए, इफ मोटाइल दे हैव थिन फिलामेंटस स्ट्रक्चर देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजेला। फ्लैजेला आपको बताया था ना कैसा होता है, फ्लैजेला जो होता है ये जैसे सेल है तो इसके ऊपर ये होगा, बहुत सही से बोलते हैं ना फ्लैजेला। तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर बोर्ड पे तो बता दिए, अभी आगे बताएंगे, ठीक है। जो फिलामेंट है इसके आगे वाले पोर्शन को बोलते हैं हुक, ये जो लंबा सा है उसको बोलते हैं फिलामेंट, और नीचे जहां ज्वाइन है उसको बोलते हैं बेसल बॉडी। टर्म समझ में आ गया, नीचे जो ज्वाइन है उसको बेसल बॉडी, लंबा जो निकला हुआ है फिलामेंट, आगे जो है इसको हुक, समझ में आ गया, ठीक है। द फिलामेंट इज लॉन्गेस्ट पोर्शन एक्सटेंड फ्रॉम सेल सरफेस टू आउटसाइड। देखिए फिलामेंट है ना, गया है आगे तक, तो एक्सटेंड कौन करता है, फिलामेंट सबसे लंबा पार्ट होता है, ठीक है। बिसाइड फ्लैजेला, फ्लैजेला के अलावा पीली फिम्ब्रिया आल्सो सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया डू नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी। मतलब ये हेल्प किसमें, इसके अलावा कौन सा होता है, पीली होता है, फिम्ब्रिया होता है, लेकिन ये हेल्प नहीं करता है मोटिलिटी में। ये जैसे फिम्ब्रिया है ना, चिपकने में हेल्प करता है, जैसे चट्टान पे कोई चिपकना है तो ये चिपका देता है, ठीक है। चलिए, पीली इलोंगेट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड स्पेशल प्रोटीन, फिम्ब्रिया आर स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर स्प्रोटिंग आउटसाइड ऑफ सेल, ठीक है। ये उससे जैसे ये है ना, ये फिम्ब्रिया से होता है, ठीक है। इन सम बैक्टीरिया दे नोन हेल्प अटैच द बैक्टीरिया रॉक स्ट्रीम एंड आल्सो कॉल्ड होस्ट टिश्यू, आल्सो टू होस्ट टिश्यू। मतलब ये जो होस्ट टिश्यू है, जैसे हमारे शरीर पे बैक्टीरिया है तो उसको चिपकने में कौन हेल्प करता है, फिम्ब्रिया। अच्छे से याद रखिएगा, फिम्ब्रिया क्या करता है, चिपकने में हेल्प करता है। या पहाड़ पे चिपका है, रॉक पे लिखा हुआ है ना, तो उसको में कौन हेल्प करता है, फिम्ब्रिया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए, साइटोस्केलेटन की बात करते हैं। तो सेल के साइटोप्लाज्म में कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जैसे माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसी को सबको मिला के क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटन। क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटन, ठीक है। क्या क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, जैसे ये सेल है ना, इस और ये न्यूक्लियस हो गया, इसी में बहुत सारा मौजूद होगा, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, ये बहुत सारे फंक्शन में हेल्प करता है, जैसे मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, ठीक है। मोटिलिटी मतलब होता है मरना, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द सेल, सेल का जो शेप होता है उसको भी मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। साइटोस्केलेटन में बस इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस समझ लीजिए, ठीक है। चलिए, सीलिया फ्लैजेला आ गया, अभी बताए थे, देखिए आ गया है।
ठीक है, सीलिया और फ्लैजेला दोनों को अब हम लोग पढ़ेंगे। तो सीलिया फ्लैजेला क्या होता है, सेल के बाहर जो एक्सटेंशन होता है जो मूवमेंट में हेल्प करता है उसी को सीलिया फ्लैजेला बोलते हैं। तो बस फर्क इतना है दोनों में कि सीलिया छोटा होता है, फ्लैजेला बड़ा होता है। दोनों को काट के जब क्रॉस सेक्शन, जैसे ये सीलिया या फ्लैजेला मान लीजिए, इसको यहाँ से कट कर देंगे और फिर सामने से देखेंगे तो जो दिखेगा दोनों सेम दिखेगा, सीलिया और फ्लैजेला दोनों जो है वो सेम ही दिखता है। ठीक है, देखिए कैसा दिखता है, देखिए ये हो गया आपका सीलिया और फ्लैजेला का पिक्चर। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप से देखिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखेगा तो ऐसा दिखेगा, और स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिएगा तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, चलिए, तो बीच में सेंटर में दो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। क्या होता है, सेंटर में दो माइक्रोट्यूब्यूल, ये दोनों दिख रहा है ना, ये सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल है। ठीक है, और उसके बाद दोनों साइड से रेड कवर दिख रहा होगा, उसको दिख रहा होगा ना, उसको बोलते हैं सेंट्रल सीट। क्या बोलते हैं, सेंट्रल सीट। क्या बोलते हैं, सेंट्रल सीट। ये तो खत्म हो गया। सबसे बाहर जो ग्रीन कलर का है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको बहुत सारा सर्कल दिख रहा होगा, डबल डबल सर्कल दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। सेंटर वाले को क्या बोलते हैं, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, जो कि सिंगलेट था, एक इधर एक इधर, देखिए ना, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ठीक है, और वो क्या है, एकदम चिपका हुआ है, डबल है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट। गिनिए तो 9 गो होगा। ठीक है, क्या गो है, देखिए 9 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, 9 है। ठीक है, समझ में आ गया कितना होता है, 9, और सेंटर में कितना था, 2, तो 9 + 2 कितना होता है, 9 + 2। समझ में आ गया, 9 + 2 इतना समझ में आ गया। चलिए, सब में से जो है एक रेडियल स्पोक निकला हुआ है, अच्छे से देखिए तो स्पोक दिख रहा है यहाँ पे, स्पोक। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा होगा, बहुत सारा बॉल जैसा है। ठीक है, बॉल जैसा है ना, उसके बीच में होगा ग्रीन जैसा, उसको बोलते हैं इंटर डबलेट ब्रिज, या इसी को नेक्सिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेक्सिन। और बहुत सारा बॉल जैसा जो दिख रहा होगा उसको बोलते हैं डाइनिन। क्या बोलते हैं, डाइनिन। ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, उसको बोलते हैं डाइनिन। ठीक है, तो फिगर तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए, अब फिर हम लोग पढ़ते हैं। सीलिया, जिसको सीलियम सिंगुलर है, फ्लैजेला जिसका सिंगुलर फ्लैजेलम है। ठीक है, हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन वही होता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन लिखा हो तो बात बराबर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, उसका आउटग्रोथ है। सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर व्हिच वर्क लाइक और काउजिंग मूवमेंट आइदर सेल और सराउंडिंग फ्लूइड, या तो सेल का मूवमेंट करा देगा या उसके आसपास के फ्लूइड का। जैसे सेल का मूवमेंट तो समझ में आ गया कि सेल है, फ्लैजेला है, मूव कर लेगा। सेल के फ्लूइड का कैसे कराएगा, तो हमारे ट्रैकिया में कफ हो जब बैठ जाता है ना, तो वो जो है सीलिया, जो उसमें सिलिएटेड एपिथेलियल सेल होता है, वो सीलिया ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है तो कफ बाहर आ जाता है। समझ में आ गया। चलिए, फ्लैजेला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर देन रिस्पांसिबल ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड रिस्पांसिबल फॉर सेल मूवमेंट। ठीक है, फ्लैजेला जो है कैसा होता है, थोड़ा सा लंबा होता है, किससे, सीलिया से। और क्या होता है, ये रिस्पांसिबल किस चीज में होता है, सेल के मूवमेंट में। ठीक है, द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आल्सो पोजेस सीलिया बट द स्ट्रक्चरली डिफरेंट यूकैरियोटिक फ्लैजेला। देखिए, यूकैरियोट प्रोकैरियोट दोनों में होता है, बस वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट होता है। ठीक है, वो पढ़ाया नहीं गया कैसा होता है, बस इतना बता दिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी सीलियम फ्लैजेलम सो दैट कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ग्रीन कलर का दिखा था ना फिगर में। चलिए, दे आर कोल्ड एक्सोनिमा, इतना लंबा है, सबको बोलते हैं, ये जो पूरा लंबाई है इसको बोलते हैं एक्सोनिमा। क्या बोलते हैं, एक्सोनिमा। पोजेस नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस, इसके एक्सिस के जो उतना फिगर दिखाए थे तो 9 + 2 जो था, तो वो क्या था, पूरे जैसे मान लीजिए इतना फ्लेजर है तो पूरा 9 + 2 गया होगा, आगे से काटने पे दिखता है तो 9 + 2 पूरा जाएगा ना। ठीक है, द एक्सोनिमा यूजुअली हैज 9 डबलेट रेडियली अरेंज peripheral microtubule, a pair of centrally located microtubule. Such an arrangement of axonema microtubule therefore 9 + 2 array, 9 + 2। समझ में आ गया। चलिए, सेंट्रल ट्यूब्यूल आर कनेक्टेड बाय ब्रिज व्हिच आल्सो इनक्लोज्ड बाय सेंट्रल सीट। देखिए, आपको जो दो सेंटर में जो दो ब्रिज दिखा था, वो दूसरी एक थ्रू कनेक्ट था, सेंट्रल ब्रिज के थ्रू क्या था, कनेक्ट था। ठीक है, और चारों तरफ से रेड कलर का जो दोनों साइड था उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल सीट। ठीक है, which is connected to one tubule each peripheral doublet radial spoke, जो कि रेडियल स्पोक से कनेक्टेड था। ठीक है, देयर आर 9 रेडियल स्पोक, तो 9 था वो डबलेट वाला, तो 9 स्पोक था। ठीक है, रेडियल स्पोक। पेरिफेरल डबलेट आल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स, उसको क्या बोले थे, इंटरकनेक्टेड ब्रिज। ठीक है, चलिए, बोथ सीलियम एंड फ्लैजेलम इमर्ज विद सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडी, जहां से निकला होता है उसको बोलते हैं बेसल बॉडी। और बेसल बॉडी में क्या होता है, डाउटर सेंट्रियोल। ठीक है, ये सेंट्रियोल लिखा है तो डाउटर सेंट्रियोल होता है, लिखा है सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर तो उसको डाउटर सेंट्रियोल बोलते हैं। ठीक है,
ये फ्लैजेला देख लिए, अब सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल देख लीजिए। ठीक है, देखिए ये जो है आपका है, दो होता है ऐसे, तो ये हो गया आपका सेंट्रोसोम, और दोनों को अलग अलग बात करेंगे, एक ही हो गया एक ही हो गया, तो बोलेंगे सेंट्रियोल। समझ में आ गया, दोनों साथ में तो सेंट्रोसोम, अलग अलग है तो सेंट्रियोल। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर सिलिया फ्लैजेला के सिमिलर ही होता है, बस फर्क इतना है कि उसमें डबलेट था, इसमें ट्रिपलेट होता है, और सेंटर में इसमें बस हब होता है, एक होता है, वहां पे दो होता है। ठीक है, देखिए बाकी सर्कल सेम होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ट्रिपल ट्रिपल दिख रहा होगा, ए बी सी, तीन दिख रहा होगा ना। ठीक है, माइक्रो ट्यूब्यूल बोलते हैं इसको, ट्रिपलेट कैसा होता है, ट्रिपलेट, वो कैसा था, डबलेट। ठीक है, स्पोक इसमें भी होता है, बीच वाला जो है उसको बस उसको बोले थे सेंट्रल सीट बोले थे ना, यहाँ पे बस बोलते हैं सेंट्रल हब। ठीक है, करता है उसको क्या बोलते हैं, एसी लिंकर, और बाकी जो बीच में आपको दिख रहा होगा स्पोक से जुड़ा हुआ उसको पिंच बोलते हैं। तो सब ये फिगर एनसीईआरटी में था भी नहीं, हम बाहर से लेके आए हैं। ठीक है, चलिए ये भी जो है पूरा पैरेलल गया होता है, तो जब पूरा लंबा देखिएगा तो ऐसे दिखेगा। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं। सेंट्रोसोम इज ऑर्गेनेल यूजुअली कंटेनिंग टू सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल। दो सिलिंड्रिकल है, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल। दे आर सराउंडेड बाय एमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। ये जो चारों तरफ से घिरा होता है, किससे से घिरा होता है, पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल से घिरा होता है। ठीक है, सेंट्रियोल इन ए सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन विच ईच हैज ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्टव्हील। देखिए हम जैसा अभी फोटो बनाए ऐसे और ऐसे बनाए ना, कैसा होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, कार्टव्हील के जैसा दिखता है। समझ में आ गया। दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। देखिए ये भी 9th है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 उसमें भी था 9 उसमें था, बस फर्क क्या है, वो डबलेट था, ये ट्रिपलेट होता है। ठीक है, 9 इवनली मतलब सब सेम होता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए ईच ऑफ पेरिफेरल फाइब्रिल इज ट्रिपलेट, कैसा होता है, ट्रिपलेट, उसमें कैसा था, डबलेट। ठीक है, द एडजेसेंट ट्रिपलेट ऑल्सो लिंक्ड। देखिए ये सारे रेड कलर का दिख रहा होगा ना आपको यहाँ पे, उससे लिंक रहते हैं, लिंकर बोलते हैं। ठीक है, द सेंट्रल पार्ट ऑफ प्रोक्सिमल रीजन सेंट्रियोल हैज आल्सो प्रोटोनेसिस कॉल्ड हब। आप साइकिल की दुकान में गए, साइकिल का जो चक्का होता है जहां से वो जुड़ा होता है उसको बोलते हैं हब, बाकी स्पोक तो जानते पतला पतला होता है, और चारों तरफ बोलते हैं उसको रिम बोलते हैं। ठीक है, तो यही जो हो गया आपका चारों तरफ रिम, चारों साइड जो हो गया रिम हो गया, और यहाँ पे आपको हो गया स्पोक, और बीच वाला हब। इतना समझ में आ गया। चलिए व्हिच कनेक्टेड ट्यूब्यूल्स पेरिफेरल ट्रिपलेट रेडियल स्पोक मेड ऑफ प्रोटीन, मतलब हब हो या स्पोक हो, प्रोटीन से ही बना होगा, बस समझ में आ गया। चलिए सेंट्रियोल फॉर्म ऑफ बेसल बॉडी सिलिया फ्लैजेला। देखिए सेंट्रियोल जो होता है क्या, किस चीज का बेसल बॉडी होता है, सिलिया फ्लैजेला का, बताया था ना अभी, डाउटर सेंट्रियोल होता है। चलिए एंड स्पिंडल फाइबर दे गेट अराइजेस स्पिंडल एपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन ऑफ एनिमल सेल। देखिए सेल एनिमल सेल का जब सेल डिवीजन होता है तो सारे जो है वो क्रोमोसोम आ जाते हैं इक्वेटर पे, तो एक सेंट्रियोल इधर चला जाता है, एक सेंट्रियोल इधर, और ये इसको फाइबर से कनेक्ट करके और दोनों तरफ खींच लेता है, बीच से सेल का बंटवारा हो जाता है। सब सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो अच्छे से बता देंगे। ठीक है, स्पिंडल फाइबर बोलते हैं, तो ये सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है, किसमें, एनिमल सेल में। ठीक है, प्लांट सेल में नहीं, एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में तो मौजूद ही नहीं होता है। ठीक है, न्यूक्लियस की बात करते हैं, सबसे लास्ट टॉपिक है, इसके अलावा कुछ है नहीं। चलिए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो है एक ऑर्गेनेल है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, सेल का सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और ये क्या है, एक ऑर्गेनेल है। ठीक है, इसको पहली बार एक ऑर्गेनेल के तौर पे किसने डिस्क्राइब किया, रॉबर्ट ब्राउन, साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन, कब किए थे, 1831 में, 1831 ईस्वी में। ठीक है, चलिए लेटर द मटेरियल न्यूक्लियस स्टेन बाय बेसिक डाइज वाज गिवन नेम क्रोमैटिन बाय फ्लेमिंग। इसके अंदर देखे कि एक स्टेन मटेरियल है जो कि चमकीला है, उसका नाम दिए क्रोमैटिन, कौन दिए, फ्लेमिंग, साइंटिस्ट का नाम है फ्लेमिंग। ठीक है, आपको नीचे में न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, ये सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है इसी का स्ट्रक्चर है। तो न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन इन्वेलप होता है। ठीक है, क्या कितना मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप लिखा हुआ है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो कैसा होता है ये, डबल, आउटर इनर, आउटर से ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है। ठीक है, इस पे कुछ राइबोसोम भी होते हैं। ठीक है, आउटर पे भी कुछ राइबोसोम होते हैं, और फिर प्लाज्म पे भी राइबोसोम होता है, जिसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक है, इसमें कुछ पोर होगा, क्यों होगा, जब प्रोटीन को बनाना है तो कैसे बनेगा, डीएनए से आरएनए बनेगा, और आरएनए से प्रोटीन बनेगा, तो डीएनए होता कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लियस के अंदर होगा तो डीएनए तो आरएनए को निकलने के लिए जगह चाहिए ना, तो इसके लिए छेद होता है, न्यूक्लियस पोर, तो इससे कुछ चीजें तो बाहर निकलती है और अंदर भी आती है, दोनों साइड बाय डायरेक्शनल होता है, लिखा हुआ नीचे। ठीक है, चलिए न्यूक्लियोलस, इसमें दो चीज होता है, न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन, न्यूक्लियोलस भी होता है और बाकी क्रोमैटिन होता है, और जो पूरा स्पेस आपको दिख रहा होगा इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। समझ में आ गया न्यूक्लियस में क्या क्या होता है। अब हम क्या लिखा है, द इंटरफेज न्यूक्लियस,
इंटरफेज न्यूक्लियस का मतलब होता है, देखिए सेल डिवीजन पढ़िएगा ना तो वहाँ आएगा, बहुत सारा फेज आएगा, तो अभी बताएंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो बस इतना समझ लीजिए कि इंटरफेज का मतलब होता है जब डिवाइड नहीं कर रहा है, न्यूक्लियस ऑफ ए सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग, बस इतना ही समझिए, बाकी समझिएगा तो कंफ्यूज कर जाइएगा सारा। चलिए, क्योंकि अभी बता देंगे, बता तो देंगे, बताने में दिक्कत नहीं, लेकिन फिर आप कंफ्यूज कर जाइएगा, ठीक है, तो बेटर है जब आएगा तब बताइएगा, ठीक है। हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड इलोबरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर कॉल्ड क्रोमेटिन। तो जब इंटरफेज में होता है उस समय जो होता है वो उसके न्यूक्लियस के अंदर जो होता है वो फाइबर जो होता है काफी इलोबरेट और एक्सटेंड होता है, जिसको क्रोमेटिन बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन मोर स्फेरिकल बॉडी इज कॉल्ड न्यूक्लियाई, जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर इन्वेलप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है न्यूक्लियर इन्वेलप को रिवील्ड किया, उससे पहले नहीं पता था, ठीक है। तो क्या क्या होता है, क्रोमेटिन, न्यूक्लियर मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या होता है, क्रोमेटिन और न्यूक्लियाई, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब आया तब हम लोग न्यूक्लियर इन्वेलप को रिवील्ड किया, ठीक है। व्हिच कंसिस्ट टू पैरेलल मेम्ब्रेन व्हिच स्पेस बिटवीन 10 से 50 नैनोमीटर, सॉरी हम वहाँ पे माइक्रोमीटर बताए होंगे, ठीक है, हम वहाँ माइक्रोमीटर, शायद मुझे लगता है माइक्रोमीटर बता दिए थे, नैनोमीटर होता है, कितना होता है 10 से 50 नैनोमीटर, ठीक है, 10 से 50 नैनोमीटर, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस में नैनोमीटर बताया, अब देख लीजिएगा अगर माइक्रोमीटर बताए होंगे तो नैनोमीटर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, वो थोड़ा चेंज मिस हो गया होगा। चलिए, कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस, क्या बोलते हैं उसको, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। फॉर्म ऑफ बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड आउटसाइड द साइटोप्लाज्म। तो ये जो डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है, यही ना न्यूक्लियोप्लाज्म, इसके अंदर जो है और बाहर जो है इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ये सेल हो गया, तो इसके बाहर जो स्पेस है साइटोप्लाज्म बोलते हैं, उसके बीच में बैरियर का काम करता है, ठीक है। चलिए, द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन कंटिन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आल्सो बियर्स ऑन राइबोसोम ऑन इट, मतलब इसके ऊपर भी राइबोसोम होता है, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर तो होता ही है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, लेकिन आउटर मेम्ब्रेन पे भी कुछ दूर तक होता है, वीडियो में आप लोग देखे होंगे, ठीक है। At a number of place nuclear envelope interrupted by minute pore, न्यूक्लियर इन्वेलप में माइन्यूट बहुत सारा पोर होता है, जो कि बताए थे आपको, क्यों होता है, अंदर और बाहर जाने के लिए, जैसे आरएनए या प्रोटीन जो है बाहर जाएगा अंदर जाएगा, ठीक है। विच आर फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ इट्स टू मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन जो फ्यूज करता है ना, तो वहीं पे जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ से फ्यूज किया, यहाँ से ऐसे मेम्ब्रेन है, ठीक है, एक सेकंड, ऐसे मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे एक गैप हो गया, ठीक है। चलिए, these nuclear pore are the passage through which movement RNA protein molecule takes place both direction, बोले थे ना बाय डायरेक्शन होता है, between nucleus and cytoplasm, न्यूक्लियस अंदर में है बाहर में साइटोप्लाज्म में, तो वहीं आएगा जाकर, ठीक है। नॉर्मली ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल, नॉर्मली सेल में एक न्यूक्लियस ही होता है, लेकिन कुछ सेल में एक से ज्यादा होता है, जैसे मसल्स का सेल उसमें एक से ज्यादा होता है, कुछ में होता ही नहीं है, जैसे इरिथ्रोसाइट, सीव ट्यूब, इसमें होता ही नहीं है, ठीक है। सम have even lac nucleus called erythrocyte, many of sieve tube and vascular plant, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया। द न्यूक्लियर मैट्रिक्स ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन, न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या होता है, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन, ठीक है। चलिए, न्यूक्लियाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियाई कैसा है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, न्यूक्लियोलस बोलते हैं उसी को, न्यूक्लियाई बोल लिखा है, तो कैसा होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर न्यूक्लियोप्लाज्म में मौजूद होता है। कंटेंट न्यूक्लियोलस कंटिन्यूअस रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब न्यूक्लियोलस को छोड़ के बाकी जो है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। एज इट नॉट मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोलस जो है मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर नहीं है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस नहीं है, वर्ड याद रखिएगा। न्यूक्लियस जो है डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस है, लेकिन न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है, ठीक है। इट्स साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल सिंथेसिस, इसका काम क्या होता है न्यूक्लियोलस का, क्योंकि इसके बाहर तो क्रोमेटिन होता है ना इसके अलावा, लेकिन इसका काम क्या है, एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, ये बनाता है, ठीक है। लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट सेल एक्टिवली कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस, जो जितना ज़्यादा वो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, ज़्यादा एक्टिवली रहेगा, उसमें ज़्यादा या बड़ा न्यूक्लियाई होगा, ठीक है। क्रोमोजोम आप लोग सुनते होंगे, अभी सुन रहे हैं क्रोमेटिन, क्रोमेटिन क्या पढ़ा रहा है क्रोमेटिन, तो क्रोमोजोम जो होता है और क्रोमेटिन, इसमें बस फर्क इतना है कि जब ज़्यादा टाइट कर दिए तो उसको क्रोमेटिन बोलते हैं, और थोड़ा सा लूज कर दिए तो उसको क्रोमोजोम बोलते हैं। आप लोग क्रोमोजोम पढ़ते आए होंगे, तो क्रोमोजोम और क्रोमेटिन में बस इतना फर्क है कि क्रोमोजोम को अगर ज़्यादा टाइट कर दें तो उसी को क्रोमेटिन बोलेंगे, बस फर्क इतना है, और वही न्यूक्लियस के अंदर होता है, क्योंकि न्यूक्लियस काफी छोटा होता है, आपको फिगर में इतना बताया, आपको सेल दिखता होगा नहीं, नंगी आंखों से सेल नहीं दिखता है, आपको न्यूक्लियस कैसे दिख जाएगा,
तो सोचिए कितना छोटा होता है, उसमें उसको एडजस्ट करना है, तो काफी टाइट रहेगा तब ना, तो टाइट रहेगा तो उसको क्रोमैटिन बोल देते हैं, लूज करेंगे तो क्रोमोसोम। ठीक है, यू मे रिकॉल इंटरफेस न्यूक्लियस हैज लूज एंड डिस्टिंक्ट network of nucleoprotein fiber called chromatin, but different stage cell division cells show structure of chromosome in place of nucleus. न्यूक्लियस में क्या आ जाता है? क्रोमोसोम। ठीक है, किसकी जगह? क्रोमैटिन की जगह। क्रोमैटिन कंटेन डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन, सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन आल्सो आरएनए। ये सब मौजूद होते हैं किसमें? क्रोमोसोम में। ठीक है, चलिए, ए सिंगल ह्यूमन सेल अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन among 46 23 पेयर क्रोमोसोम। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 23 जोड़ा होता है, 23 जोड़ा होता है, 23 जोड़ा होता है। लंबा कितना होता है? लगभग 2 मीटर। मतलब आप सोचिए कि एक सेल में 2 मीटर। हमारे बॉडी में कितना सेल है? सेल तो दिखता भी नहीं है, बस हम जैसे इतना दूर दिख रहा है, इतना देर में कितना मिलियन टिश्यू, मिलियन सेल होगा। सोचिए कितना, उस सबको 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर करते जाइए, सोचिए कितना लंबा होगा। ठीक है, तो उतना लंबा हमारा डीएनए होता है पूरे बॉडी में। सोचिए एक सेल का होता है 2 मीटर। समझ में आ रहा है ना? चलिए, यू स्टडी डिटेल ऑफ डीएनए पैकेजिंग फ्रॉम क्लास 12। क्लास 12 में अब इसके बाद वही पढ़ेंगे, क्योंकि ये पढ़े हैं ना तो वही समझ में आएगा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोलते हैं। तो अब हम लोग उसी को कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि यहाँ से जो पढ़ के गए तो समझ में हम लोग को पहले वही आएगा। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे 12th का। तो आप लोग 12th का भी बुक ले लीजिएगा। ठीक है, रखे होंगे उम्मीद करते हैं। तो आप जो है वो कंप्लीट कर देंगे, तो उससे होगा क्या कि आपका बोर्ड भी कंप्लीट हो जाएगा जल्दी, और ये भी आपको समझ में भी अच्छे से आएगा, क्योंकि इस तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, एक क्रोमोसोम दिख रहा है ना, तो बीच में जो इसको सेंटर है इसको बोलते हैं सेंट्रोमेयर। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमेयर। और सेंट्रोमेयर में यहाँ पे 2 क्रोमोसोम है, एक ये पेयर में होता है ना, तो दोनों पे एक ग्रीन कलर का दिख रहा होगा, उसको बोलते हैं काइनेटोकोर, दोनों साइड से लगा होता है, और जहाँ पे वो ज्वाइन करता है उसको बोलते हैं सेंट्रोमेयर। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो काइनेटोकोर क्या करता है पता है ना? स्पिंडल फाइबर लगता है, तो इसी काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर लग जाता है, इसको इधर खींच लेता है, इसको इधर खींच लेता है। ठीक है, तो काइनेटोकोर को ही बोलते हैं ड्राइवर ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि यही इसको खींचता है। ड्राइवर ऑफ क्रोमोसोम किसको बोलते हैं? काइनेटोकोर को, सॉरी काइनेटोकोर को। और सेंट्रोमेयर, अगर काइनेटोकोर नहीं है ऑप्शन में तो सेंट्रोमेयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपको जो है क्या है? आपका क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम देखिए यहाँ लिखा हो ना, एवरी क्रोमोसोम विजिबल ओनली डिवाइडिंग सेल, मतलब जब क्रोमोसोम आपको तभी दिखेगा जब डिवाइडिंग सेल होगा, नहीं तो उसको क्रोमैटिन बोलते हैं। ठीक है, एसेंशियली प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंट्रोमेयर ऑन साइड डिस्क सेपरेट स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोकोर प्रेजेंट, सेंट्रोमेयर होल्ड टू क्रोमैटिड। देखिए यहाँ पे जो क्रोमोसोम है, तो 2 जो है ना इसको बोलते हैं क्रोमैटिड। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड। समझ में आ गया ना? क्रोमैटिड। ठीक है, क्रोमोसोम बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर क्रोमोसोम हैविंग क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप। देखिए अगर एग्जैक्ट सेंटर में है तो उसको मेटासेंट्रिक, अगर आपको 45 और 55 का रेशियो है तो उसको बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक, अगर 30 और 70 का रेशियो है तब बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक, और एकदम टर्मिनल पे है 99 और 1 तो टीलोसेंट्रिक। देखिए पहले पढ़ लीजिए क्या है, क्रोमोसोम मिडिल में रहेगा तो क्या बोलेंगे? मेटासेंट्रिक। मिडिल एक थोड़ा स्लाइटली अवे, सेंट्रोमेयर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ क्रोमोसोम रिजल्टिंग शॉर्टर आर्म एंड लॉन्गर आर्म, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, चलिए, और एक्रोसेंट्रिक क्या है? सेंट्रोमेयर सिचुएटेड इन फॉर्मिंग एक्सट्रीमली शॉर्ट, मतलब एक बहुत छोटा है और एक बड़ा है, और जबकि एकदम टर्मिनल पे रहेगा तो उसको बोलेंगे टीलोसेंट्रिक। समझ में आ गया इतना? अब आपको देखिए क्रोमोसोम के ऊपर में एक सैटेलाइट दिख रहा होगा। ठीक है, ये सैटेलाइट बस फिगर में देखिए आगे पढ़ाते हैं सैटेलाइट क्या होता है। ठीक है, few chromosome have non-staining secondary construction constant location, this given appearance a small fragment called satellite। क्या बोलते हैं इसको? सैटेलाइट। ठीक है, कभी कभी होता है, और ये नॉन स्टेनिंग मतलब कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, माइक्रोबॉडीज क्या होता है? मेनी मेम्ब्रेन बाउंडेड माइन्यूट वेसिकल कॉल्ड माइक्रोबॉडीज कंटेन वेरियस एंजाइम प्रेजेंट बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। बहुत सारे माइक्रोबॉडीज होते हैं, जैसे सेल है ना तो उसमें बहुत सारे माइक्रोबॉडीज है, तो न्यूक्लियस हो गया, बाकी ऑर्गेनेल भी हो गया, बहुत सारे माइक्रोबॉडीज भी होगा। ठीक है, तो पूरा लेक्चर खत्म हो गया। अब आप लोग जो है हम 1 शॉट डालेंगे, आप लोग पूरा एक बार कर लीजिएगा कंप्लीट। ठीक है, और फिर जो है आप लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, तो वो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, आपके जितने प्रिपरेशन करने वाले दोस्त हैं सबको शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले क्लास में।